नमस्कार साथियों, हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं अभिकारी या अव्यय शब्द की। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब शब्द का वर्गीकरण करते हैं तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। नंबर एक विकारी शब्द और नंबर दो होता है अविकारी। हम अभिकारी शब्द के को ही हम जो है अव्यय भी कहते हैं। अभिकारी कहें या अव्यय कहें, ये एक ही है। तो हम बात करते हैं इसे हम अव्यय शब्द कहेंगे या इसे तो अभिकारी शब्द कहेंगे। अव्यय कहें या अभिकारी कहें, दोनों का एक ही मतलब है। तो हम जानते हैं वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, अभिकारी शब्द कहलाते हैं। अभिकारी को हम अव्यय शब्द भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कोई परिवर्तन न हो, ऐसा शब्द जिसमें कोई परिवर्तन न हो। तो अब एक शब्द है रूप। रूप का मतलब जो दिख रहा है, रूप से आशय है जो दिख रहा है। जैसे जो ये शब्द है जाना, ये हमें इसका जो दिख रहा है ये रूप है, इसको हम परिवर्तित करते हैं। तो जाना को जो है या हम गया लिख दें, गया एक शब्द है। तो गया का अगर हम, जैसा हमने बात की थी कि वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक एवं काल, अब इसका हम काल बदल देते हैं। तो अगर गया है तो इसका हमने काल बदला, भूतकाल है, इसको हम भविष्य कर देते हैं, तो हो जाएगा गायका। इसका हम लिंग बदल देते हैं, गया का गई हो जाएगा। अगर इसका हम वचन बदल देते हैं तो गए हो जाएगा। इस प्रकार से जो है जो शब्द जो है लिंग, वचन, कारक और काल के बदलने पर जिसका रूप बदल जाए तो वे शब्द जो है विकारी होंगे। जो नहीं बदलेंगे वो अविकारी होंगे। यानी कि इसका मतलब यह है कि गया है, जाएगा, ये शब्द कभी भी जो है अविकारी नहीं हो सकते हैं, अव्यय नहीं हो सकते हैं। जैसे क्रिया जो है कभी भी अव्यय नहीं हो सकता है। तो हम बात करें कि क्रिया जो है या अव्यय शब्द कौन से होंगे या उनको कितने भागों में हम बांट सकते हैं। अविकारी शब्दों को जो है विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत है इनमें। कोई इनको 4 भागों में, कोई 5 भागों में, कोई 6 भागों में, कोई 10 भागों में बांटते हैं। आइए बात करते हैं किस प्रकार से इसको हम इसका वर्गीकरण करेंगे। अव्यय शब्द का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो देखते हैं पहला जो होता है वो होता है क्रिया विशेषण। पहला वेद है क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक। चौथा है विस्मय बोधक और पांचवा है निपात। मुख्य रूप से इसके 5 भेद जो है होंगे। कोई निपात को नहीं मानता है, कोई मानता है। अगर कोई नहीं मानेंगे तो 4 हो जाएंगे, अन्यथा 5 रहेंगे अव्यय के भेद। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और निपात, ये 5 होंगे अव्यय के भेद जिनमें हम बात करते हैं। इनको हम विस्तार से जानते हैं कि क्या इसके अंतर्गत क्या होगा, किस प्रकार से जो है होंगे भेद। तो सबसे पहला है क्रिया विशेषण। हम बात कर रहे हैं क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण किसे कहेंगे या इसके अंतर्गत किन किन बातों चीजों की बात होती है। सबसे बड़ा भी है ये, सबसे बड़ा भेद है, इसमें सबसे अधिक जो है अव्यय शब्द आते हैं। तो क्रिया विशेषण जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्रिया विशेषण, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं इसमें। एक है क्रिया, दूसरा है विशेषण। विशेषण वो है जो विशेषता बताए, क्रिया वो है जो किसी कार्य के होने का बोध कराए। तो यहाँ पे ये हो सकता है सीधे जो क्रिया की विशेषता बताए। ऐसे अव्यय जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब क्रिया की विशेषता कैसे बताएंगे? मुख्य रूप से क्या बताएगा? नंबर 1, क्रिया कहाँ हो रही है। क्रिया कहाँ हो रही है, जैसे हमने कहा राम घूमता है, कहाँ घूमता है? इधर उधर घूमता है। हमने कहा राम यहाँ घूम रहा है, राम यहाँ घूमता है, राम वहां घूमता है। ये कहाँ जो है आ जाएगा। नंबर 2 ये बताएगा क्रिया कब हो रही है। कब,
कब। राम दौड़ता है कब? प्रतिदिन दौड़ता है, रोज दौड़ता है, सुबह दौड़ता है, शाम को दौड़ता है, ये सारी चीजें। नंबर 3 जो है आएगा, राम जो है किया कहाँ कितना, कितना दौड़ता है राम, थोड़ा दौड़ता है, बहुत दौड़ता है, ये आ जाएगा। और नंबर 4 जो है तेज दौड़ता है, धीरे दौड़ते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, इसमें राम कैसे दौड़ता है। ये 4 प्रश्न है, कहाँ, कब, कितना, कैसे, ये 4 जो है इसके हो जाएंगे आपके प्रश्न। अगर ये आप जब भी जानना हो, ये बहुत सरल तरीका है, आपको जानना है कि इसमें कौन सा जो है क्रिया विशेषण अव्यय होगा, कहाँ की बात हो रही है, तो स्थानवाचक हो जाएगा। अगर आप कब की बात कर रहे हैं तो काल यानी समय की बात हो रही है, कालवाचक हो जाएगा। अगर आप कितना की बात कर रहे हैं, कितना हो रहा है, तो परिमाण, परिणाम क्या, परिमाण की बात हो जाएगी, परिमाण के अंतर्गत रखेंगे। और कैसे की बात जहां पे होती है उसे बोलते हैं रीति। इसके अलावा अन्य भी कुछ लोगों ने माने हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि जो है इसके अलावा भी जो है क्रिया विशेषण होते हैं, जिनमें 2 मानते हैं मुख्य रूप से, अलग अलग जो है 2 को माना जाता है। एक को बोलते हैं, या तो कई लोग उसके अंदर भी मानते हैं, या कई लोग जो है उसके अंदर नहीं मानते हैं। नंबर 1 जो है, नंबर 5 अगर हम कहें तो स्वीकार जो है, स्वीकार बोधक बोल देते हैं कई लोग, जो है इसका एक और मानते हैं स्वीकार बोधक, यानी स्वीकार बोधक का मतलब कोई कार्य हो रहा है, जहां कार्य होगा तो वहां स्वीकार बोधक, ये बहुत समीचीन नहीं लगता है। और नंबर 6 जो है, जब स्वीकार आएगा तो जो है नकारात्मक भी आएगा, निषेध बोलते हैं उसको, निषेध, ये थोड़ा तो देख लीजिए, निषेध, निषेध बोधक, जहां जो है कार्य का न होना पाया जाएगा, कार्य की न होने वाली विशेषताएं बताई जाएंगी, वहां पर हो जाएगा निषेध बोधक। तो ये हो गया आपके 6 जो है क्रिया विशेषण के भेद हो जाएंगे। पहली चीज, ऐसे अव्यय जो शब्द या ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के जो है क्या बताएंगे, क्रिया के होने करने के समय का बोध कराते, ये जो चीज है क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता क्या बताएंगे, विशेषता, क्रिया हो रही है, नहीं हो रही है, क्रिया कितनी हो रही है, कहाँ हो रही है, कब हो रही है, कैसे हो रही है, नहीं हो रही है, ये सब जो है जो बताएंगे। तो इस प्रकार से जो है ये क्रिया विशेषण के भेद हो जाएंगे। हम 6 भेद मानते हैं, और 6 भेद में भी रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण उसके भी जो है 4 भेद, अलग अलग विद्वान ने अलग अलग प्रकार से 4 भेद माने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने कहा कि कितना, कहाँ हो, कब हो रही है क्रिया, कब की बात कही, जब भी पता चले हमें कि क्रिया कब हो रही है, कितनी हो रही है, इस संबंध में काल रूप से हम बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण का पहला भेद जो होगा वो होगा कालवाचक, काल का मतलब समय। जब क्रिया का हमें क्या पता चले कि क्रिया जो है कब हो रही है, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराए, तो समय के बारे में बताएंगे कि क्रिया कब हो रही है, ये जो है कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत शब्द कैसे रहेंगे, कब, जब, कल, आज, प्रतिदिन, प्रायः, सायं, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, ये सारे शब्द जो है आपके कालवाचक के अंतर्गत आएंगे। मैंने आज गाड़ी चलाई, मैं कल बाजार गया, मैं प्रतिदिन दौड़ता हूं, मैं शाम को घूमता हूं, मैं अभी अभी बाजार से आया, मैं लगातार पैदल चला। तो इस प्रकार से जो है ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि जो भी शब्द क्रिया के समय के बारे में बोल कराएगा वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। नंबर 2, स्थानवाचक। स्थान का मतलब हमने बात की थी जहां पर यह पता चले कि क्रिया कहाँ हो रही है, ये क्रिया की किसके बारे में होता है, कहाँ, ये कहाँ जो है प्रश्न, इसमें आप जब भी कोई वाक्य ढूंढे उसका प्रश्न बनाए। फिर जैसे एक व्यक्ति बैठा है, कहाँ बैठा है, इधर बैठा है, उधर बैठा है, इस प्रकार से जो है वे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं, स्थान के साथ साथ दिशा का भी बोध कराएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं।
इसके अंतर्गत क्या आएगा? ऊपर, नीचे, पास, दूर, इधर, उधर, यहाँ, वहां, जहां, तहां, दाएं, बाएं, निकट, सामने, अंदर, बाहर। अब सारे शब्द आएंगे। राम बाहर बैठा है, श्याम अंदर बैठा है, गीता मेरे सामने है, ऊपर जो है श्याम ऊपर बैठा है, वह नीचे लिख रही है, वो मेरे पास में है, वह दूर रहता है, विनय दूर रहता है, श्याम इधर आओ या श्याम इधर आ रहा है, प्रवीण उधर जा रहा है, ये यहाँ बैठे हैं, सामान वहां रखा है, आप जहां जा रहे हैं जाइए। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें जो है इस स्थानवाचक के अंतर्गत आएंगे। इसके लिए आप प्रश्न बनाएंगे कि कहां राम बैठा है, कहां राम जा रहा है, कहां वह घूम रहा है, कहां। ये जो है आपको स्थान का जो बोध कराए, इसके लिए कहां जो है प्रश्न का प्रयोग करना है। अगर कहां प्रश्न बनाते हैं तो उससे उत्तर मिल जाएगा, तो जो है वो ठीक बैठेगा स्थानवाचक। अगला है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब है क्वांटिटी। आपको परिमाण देना है कि यह इतना है। नाप, माप, जो होती है वो इसके अंतर्गत आती है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को हम कहते हैं वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा या तो मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं कि क्रिया जो है कितनी मात्रा में हो रही है, कम मात्रा में हो रही है, ज्यादा मात्रा में हो रही है। ऐसे अवयव को हम क्रिया जो है परिमाण बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आएंगे बहुत, अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, ठीक, कम, अधिक, बढ़कर, थोड़ा थोड़ा, उतना, खूब। राम खूब खाता है, राम बहुत नाचता है, वह अति करता है, वह सर्वथा, वह हमेशा फर्स्ट आता है, वो जो है कुछ थोड़ा, ये कुछ के लिए जैसे वह कुछ ले गया, वह थोड़ा ला रहा है, हमने बराबर बांटा, हमने ठीक तरीके से चला लिया, वह कम खाता है, वह अधिक खाता है, वह कम चलता है, वह अधिक चलता है। इस प्रकार से जो है कितना जब आएगा प्रश्न में, अगर हम कितना करके प्रश्न बनाएंगे तो सारे उत्तर मिल जाएंगे। कुछ और कहना है, कुछ और कहना है क्या? थोड़ा पैदल चलना चाहिए, बहुत पैदल चलना चाहिए, वो राम बहुत पैदल चलता है। राम पैदल चलता है कितना, राम पैदल चलना चाहिए कितना। कुछ जो है और कहना चाहिए कितना, कुछ कहना चाहिए, बहुत कहना चाहिए, थोड़ा कहना चाहिए। इस प्रकार से जो है परिमाण बोधक क्रिया विशेषण होंगे। अब नंबर 4 जो है इसका स्वीकारवाचक। स्वीकार से स्पष्ट हो रहा है कि जहां पे जो है क्रिया की स्वीकृति का बोध हो, क्रिया जो है मानी जा रही है, जो कोई क्रिया जो है काम किया जा रहा है उसका स्वीकार किया जा रहा है। वे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया की स्वीकृति का बोध हो स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत शब्द आते हैं अवश्य, बहुत, अच्छा, जी, अच्छा, निसंदेह, वह पुस्तक अवश्य देगा, निसंदेह मैं आऊंगा, निसंदेह वह जाएगा, वह अवश्य आएगा, वह बहुत अच्छा, बहुत, जैसे हमने कहा कि हाँ आपने कुछ कहा, हमने कहा बहुत अच्छा, मैं जी जरूर करूंगा, डी मैं करूंगा। जब स्वीकार किया जाता है, किसी क्रिया को स्वीकृति दी जाती है, वहां पर आपको ये शब्द मिलेंगे। और नंबर 5 निषेधात्मक क्रिया विशेषण। निषेधात्मक जहां पे नहीं है, जब कोई काम मत करो, ऐसा जो है जहां पे ये शब्द आएंगे मत, नहीं, न, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, मत जाने आप क्रिया की होने की बात हुई है। मैं नहीं खाऊंगा, मैं न करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से जहां पे क्रिया की विशेषता बताई जाएगी, क्रिया नहीं हो रही करके बताई जाएगी, तो वहां पर निषेधवाचक क्रिया विशेषण होगा। नंबर 5, नंबर 6 है रीतिवाचक क्रिया। रीति में हमने कहा था कि कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। मुख्य रूप से कोई लोग 4 ही मानते हैं, तो कोई 6 मान रहे हैं, कोई 10 भी मानेंगे, कोई अलग अलग तरीके से जो है। कोई लोग जो रीतिवाचक के भेद है उनको भी इसके अंतर्गत मान लेते हैं। ऐसे जब शब्द आता है तो वहां पे आप रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं।
क्रिया कैसे हो रही है, जब कैसे की बात है रीतिया का होता है तो विशेषण शब्द कहलाएंगे, क्रिया कहलाएंगे। जैसे धीरे धीरे, कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। वह सहसा आ पड़ा, सहसा आ गया, वह अचानक से आ गया। सहसा का है, अचानक का है। वह तेज चल रहा है, कैसे चल रहा है, तेज चल रहा है। खाना मीठा है। शायद, शायद वह आ गया। मानो, मानो वह आ गया, ऐसा लगा मुझे कि वो मानो मेरे सामने खड़ा हो। इस प्रकार से जो है ये जो शब्द होंगे, ये जो अव्यय शब्द होंगे वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। पानी धीरे धीरे पीना चाहिए। शायद मैंने आपको पहले देखा है, शायद आएगा यहाँ पे, ऊपर जो है धीरे धीरे जो है ये आएगा। मानवेंद्र पाठक जी जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के 4 भेद मानते हैं। नंबर 1 निश्चय वाचक, नंबर 2 अनिश्चय वाचक, नंबर 3 कारणवाचक, नंबर 4 प्रश्नवाचक। तो इन्होंने जो है उसके अंतर्गत इनको रख लिया है। तो ये सारे जो है रीतिवाचक के भेद कहलाएंगे। इन पर कभी फिर बात करेंगे विस्तृत रूप में। आज आगे बात करते हैं। नंबर 2 संबंध बोधक अव्यय। हमने पहला अव्यय की बात की, क्रिया विशेषक ढाप क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। अब हम बात कर रहे हैं संबंध बोधक अव्यय की। संबंधवाचक, संबंध बोधक वे शब्द दो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध स्थापित करते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, संबंधवाचक अव्यय कहलाते हैं। इसमें अधिकतम आप देखेंगे इस प्रकार के शब्द आएंगे, के साथ, के पहले, के बाद, की ओर, से रहित, सामने, आगे, से पहले, के उपरांत, से पूर्ण, के पश्चात, के लिए, के अलावा, के बिना, के समान, के विरुद्ध। इस प्रकार जो है शब्द आएंगे। राम के विरुद्ध कार्यवाही की गई। गीता के साथ चल रहा था। मैं राम के पहले घर पहुंच गया। मैं गीता के बाद घर पहुंचा। मैं विद्यालय की ओर जा रहा था। विद्यालय छात्रों से रहित है। विद्यालय के सामने बगीचा है। इस प्रकार के जो शब्द हैं जो क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आते हैं और ये उनका वाक्य के साथ जो है संबंध स्थापित कर देते हैं। तो ऐसे अव्यय शब्दों को हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। कुछ ऐसे भी अव्यय होंगे जो दोनों ही जगह प्रयोग होंगे, क्रिया विशेषण भी है और संबंध बोधक अव्यय भी है। जैसे राम के सिवा कोई नहीं है। घर के बाहर कौन खड़ा है। घर के बाहर, यहाँ जो है के सिवा है, पहले वाक्य में के सिवा, दूसरे में के बाहर कौन खड़ा है, जो है ये संबंध बोधक अव्यय है। नंबर 3 बात करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय जो है वो जोड़ने वाला, जो क्या करे, जो जोड़ने वाला हो या जो दोनों को जोड़े। कैसे जोड़े, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाते हैं, या फिर 2 या 2 से वाक्यों को भी कह सकते हैं, वाक्यों या कई बार शब्दों को मिलाते हैं। ऐसे शब्द, ऐसे अव्यय शब्द जो 2 या 2 से अधिक वाक्यों या शब्दों को मिलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय जो है कहलाएंगे जो क्या करेंगे, जो 2 या 2 से अधिक वाक्यों को या फिर शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करेंगे। ये किस प्रकार के हो सकते हैं, जो है तथा, और, वह, एवं, या, अथवा, अन्यथा, नहीं तो, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, बल्कि, अतः, इसलिए, क्योंकि इनके द्वारा ही शब्द जोड़े जाते हैं। अब जो है कई विद्वानों ने जो है समुच्चय बोधक को भी 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 समानाधिकरण, और नंबर 2 व्याधिकरण। ऐसे इसमें अंतर इतना है, जो समानाधिकरण होगा वो पदों, पदबंधों व उपवाक्यों को जोड़ने के कारण जो है ये समानाधिकरण कहलाएगा। इसमें पद भी जोड़े जा सकते हैं, पद, पदबंध, और या फिर उपवाक्यों को जो आपस में जोड़ेगा वो कहलाएंगे समानाधिकरण। समानाधिकरण को भी लोगों ने 4 भागों में बांटा, जिसे संयोजक कहा। नंबर 1 संयोजक,
यानी जोड़ने वाला। नंबर एक संयोजक जो है वो क्या करेगा, दो शब्दों को आपस में जोड़ेगा या दो वाक्यों को आपस जो है उपवाक्यों को आपस में जोड़ेगा। जैसे इसके अंतर्गत आएंगे तथा और वह एवं, ये जोड़ने वाले हैं। दूसरे जो है, जो नंबर 2 बताया हमने, दूसरा कहा है विकल्प सूचक। विकल्प सूचक समानाधिकरण। विकल्प का जैसे कैसे होगा, विकल्प जिन शब्दों में से एक को ग्रहण करना है या एक को छोड़ना है, एक को छोड़ना है और एक को लेना है करके, ऐसे जो जो है जो वे होते हैं जो बीच में लगने के बाद ऐसा अर्थ प्रतीत कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं वह विकल्प सूचक। जो विकल्प दे रहे हैं या ये या ये, जैसे या अथवा अन्यथा नहीं तो, या घर जाइए या यहाँ रहिए, या पार्टी जाइए यहाँ जाइए, इस प्रकार से जो है। अन्यथा आप खाना खाइए, अन्यथा घर चले जाइए, दो ऑप्शन है, तो खाना खाइए बैठिए या फिर घर चले जाइए, इस प्रकार से जो है। तीसरे होते हैं विरोध सूचक। विकल्प पहला संयोजक है, दूसरा विकल्प है, तीसरा विरोध वाला है। तो शब्दों को जोड़े तो सही, शब्दों का आपस में जोड़ता तो है, परंतु दोनों में विरोध प्रकट कराता है, दोनों में विरोध का आभास हमें कराता है। तो जिन शब्दों में से जो है विरोध का आभास हो, जैसे लेकिन, परंतु, किंतु, मैं आपके साथ बैठता तो सही परंतु मेरे को समय नहीं है, मेरे पास समय की कमी है, किंतु परंतु जो है इसके अंतर्गत आएंगे। नंबर 4 होता है परिणाम सूचक, जिसमें परिणाम क्या बोध हो, जिसमें कि रिजल्ट का बोध हो जाए। जैसे इसके अंतर्गत है इसलिए, है, अतः, ये तदर्थ है। अगर आपने पढ़ लिया होता वो राम सफल है इसलिए कि उसने पढ़ा है, या राम इसलिए सफल हुआ कि उसने पढ़ा है, इस प्रकार के जो है आएंगे। और व्याधिकरण में आएंगे वे शब्द जिनके मेल से एक वाक्य में एक या उससे अधिक उपवाक्यों को जोड़ा जाए। यहाँ वाक्य की बात करें तो व्याधिकरण कहलाएंगे। जैसे मन लगाकर काम करोगे तो उन्नति मिलेगी, तो वह परीक्षा में नहीं बैठ सकता इसीलिए कि वह बीमार था। तो ये समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक का प्रमुख कार्य जो है वो वाक्यों या शब्दों को जोड़ना है। ये शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है। जब भी आप मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य की बात करते हैं, संयुक्त वाक्य मुख्य रूप से संयुक्त वाक्य में जो है क्या करता है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, साथ ही साथ दो शब्दों को भी आपस में जोड़ने का कार्य जो है इसका। तो कैसे, राम एवं श्याम अगर हम बात कर रहे हैं, हमने कहा राम और श्याम घूमने जा रहे हैं, तो राम और जो शब्द है, जो अव्यय है, ये समुच्चय बोधक का कार्य कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं विस्मय बोधक। विस्मय बोधक अव्यय जो है, इसके अंतर्गत जो है 4-5 चीजें आती हैं। वे अव्यय शब्द जिनसे हर्ष, विषाद, आश्चर्य, शोक, घृणा, ग्लानि, भय, लज्जा आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, विस्मय बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी कि इनसे जो है क्या होगा, नंबर 1 हर्ष, खुशी का पता चलता है, खुशी का होगा। नंबर 2 विषाद, दुख का। नंबर 3 आश्चर्य का। नंबर 4 शोक का, घृणा का, गलानी का, भय का, लज्जा का आदि भाव जो है अभिव्यक्ति होती है, तो विस्मय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अंतर्गत जो है जैसे वाह है, आ है, वाह है, अरे है, ओह है, छी है, हाय है, इस प्रकार के शब्द जो है, जो अव्यय शब्द इसके अंतर्गत आएंगे। और दूसरी चीज जो है, इन अव्यय शब्दों का जो है वाक्य के साथ इतना बड़ा संबंध नहीं होता। वाह कमाल कर दिया शब्द है, वाक्य है, उसके आगे हमने वाह लगा दिया, तो ये वाह जो है ये विस्मय बोधक अव्यय है। वैसे ही हाय, वह चल बसा वाक्य है, उसके आगे हमने हाय लगा दिया, हाय जोड़ दिया। हाय जो है ये विस्मय बोधक अव्यय है। इस प्रकार से अन्य भी कई हो सकते हैं, जैसे छी कितनी गंदी बात है, वाह कमाल कर दिया, हाय वह चल बसा, न ऐसा भी होता है, ऐ यह कैसे हो गया, ओहो यह क्या हो गया, ओहो यह कैसे हो गया। तो इस प्रकार की जो है जो
अव्यय होंगे वो विस्मय आदि बोधक अव्यय होंगे। आश्चर्य का भाव प्रकट करेंगे, शोक का भाव प्रकट करेंगे, विषाद का भाव प्रकट करेंगे। नंबर 5 निपात। कुछ लोग निपात को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, पर निपात एक बहुत बड़ा प्रकरण है अपने आप में। निपात का मतलब है किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जो है जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द जो है निपात कहलाते हैं। आपको किसी बात पर विशेष बल देना है, जैसे हमने कहा राम कल विद्यालय आएगा या जाएगा, आएगा ही बोल दिया हमने ये जो है ये बात सामान्य सी बात है। बाकी विद्यार्थी जो है भ्रम में रहेंगे कि जाना है नहीं जाना है, तो हमने कहा राम ही लगा दिया, इसके आगे लगा दिया राम ही कल विद्यालय जाएगा। इसका मतलब यह है कि केवल राम ही जाएगा। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमने ही का प्रयोग कर दिया। जैसे हमने कहा राम या श्याम दिल्ली गया या दिल्ली जाएगा। अब श्याम दिल्ली जाएगा उसके अलावा अन्य जगह जाएगा या नहीं जाएगा, इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमने दिया दिल्ली तक गया, दिल्ली तक जाएगा, श्याम दिल्ली तक जाएगा, तक लगा दिया। तो इस बात से स्पष्टता आ जाती है कि केवल वो दिल्ली तक ही गया, उससे आगे नहीं गया। ये जो है निपात है। तो आज हमने जाना कि अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय के भेद, जिनमें सबसे पहला क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मय बोधक, नंबर 5 निपात की बात की। और उसके अंतर्गत हमने जाना कि क्रिया विशेषण को हम कैसे पहचानेंगे। कई बार जो है क्रिया विशेषण सबसे महत्वपूर्ण है क्रिया विशेषण, ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है ये जानने का हमने 4 चीजें हमें बहुत जरूर ध्यान रखनी है। कब, कहाँ, कितना और कैसे, इन 4 अगर बातों का हम ध्यान रखें प्रश्नों को बनाने के लिए, तो कब का मतलब काल हो गया, कहाँ का मतलब स्थान हो गया, कितना का मतलब परिमाण हो गया, और कैसे का मतलब रीति हो गया, काम हो रहा है नहीं हो रहा है तो स्वीकार हो गया, और नहीं हो रहा है तो निषेध हो गया। 6 चीज आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है। अगर इसको आप ध्यान देंगे तो आप एकदम से समझ जाएंगे। जब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इसमें विशेषण का भेद बताइए या क्रिया विशेषण का भेद बताइए, तो आप तुरंत से बता देंगे, उससे आपको कठिनाई वहां पर नहीं होगी। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।